ये बिहार स्टेट कमेटी के सदस्य हैं और रागी पटलू जी हैं जो अध्यक्ष हैं और मैडम फरत आला हैं ये कोर कमेटी के मेंबर हैं। आप सभी साथियों का समय निकाल कर यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। जैसा कि आपको मालूम है, बिहार के उन क्षेत्रों में जहाँ मैं पदयात्रा के जरिए नहीं पहुँच पाया हूँ, वहाँ पर हम लोग गाड़ी से जाकर जन सुराज उद्घोष सभा के तहत लोगों को जन सुराज के बारे में, जन सुराज की परिकल्पना, इसकी सोच, इस प्रयास के बारे में छोटी सभाओं के जरिए बताने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि मेरी पदयात्रा सुपौल तक पहुँची है और मैं अररिया में अभी तक आया नहीं हूँ, तो उसी के तहत आज हम लोग अररिया और किशनगंज में एक एक सभा करने आए थे। अररिया में नरपतगंज में और किशनगंज में एक सभा करके मैं अभी यहाँ पहुँचा हूँ। कल पूर्णिया और कटिहार में 2 सभा और करेंगे। इसके बाद जो पार्टी के 2 कार्यक्रम हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। 11 मई से जन सुराज पार्टी की ओर से, जन सुराज परिवार से जुड़े हुए सभी सदस्यों की ओर से 3 बड़े मुद्दे जो पिछले 4-5 सालों से बिहार के सामाजिक राजनीतिक चर्चा के केंद्र में रहे हैं, उन 3 बड़े मुद्दों पर जन सुराज एक व्यापक राज्यव्यापी जन अभियान शुरू कर रहा है, जिसके तहत 1 करोड़ लोगों से हम लोग जाकर मिलेंगे और उनसे उन 3 बातों को साझा करेंगे और उन बातों पर उनकी सहमति, उनका हस्ताक्षर लिया जाएगा। 3 मुद्दे क्या हैं वो मैं आपसे साझा कर देता हूँ। पहला मुद्दा है जातीय जनगणना, जिसके नाम पर पिछले 3-4 साल से इतनी राजनीति हुई है, जातीय उन्माद को बढ़ाने की कोशिश की गई, राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास किया गया। हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे जातीय जनगणना का उपयोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मकसद से बिहार जैसे राज्य में किया जा रहा है। बिहार में जैसा कि आप लोग को याद होगा 2023 में जातीय जनगणना पूरी कर ली गई और 7 नवंबर 2023 को जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट आया उसको बिहार की विधानसभा के पटल पर रखा गया। उसमें एक बात जो खुलकर सामने आई कि पिछले 30-35 साल से सामाजिक न्याय और समाजवाद की राजनीति करने का दावा करने वाले लोगों की सरकार रहने के बावजूद समाज के दलित, महादलित, अति पिछड़ा, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, आज भी उनकी स्थिति वही है जो 35 वर्ष से पहले थी। एक मैं सिर्फ आपसे आंकड़ा दूंगा क्योंकि आप में से भी ज़्यादातर लोग उस जनगणना के रिपोर्ट को पढ़े नहीं होंगे। जनगणना के रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि सिर्फ 3%, याद रखिए, सिर्फ 3% दलित समाज के लोग ही बिहार में आज भी 12वीं क्लास पास करते हैं। 5% से कम अति पिछड़ा समाज के लोग 12वीं का पास करते हैं और 7% से कम मुस्लिम समुदाय के लोग 12वीं पास करते हैं। जनगणना हो गई, रिपोर्ट आ गया, लेकिन उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि जनगणना होने से कुछ सुधार नहीं होगा, जब तक जनगणना के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक सुधार नहीं हो सकता है। खैर, नवंबर में जब रिपोर्ट आई तो इस सरकार ने, नीतीश कुमार ने और तेजस्वी यादव की उस समय महागठबंधन की सरकार थी, 24 नवंबर को इन लोगों ने विधानसभा में एक वादा किया कि जनगणना में चिन्हित किए गए 94 लाख बिहार के गरीब परिवारों को 2 लाख प्रति परिवार के रेट से मदद की जाएगी, सहायता राशि दी जाएगी। अब 2 बरस उस बात को बीत गए, अभी तक बिहार में मेरी जानकारी के मुताबिक एक भी ऐसा परिवार नहीं है जिसको 1 रुपया भी इन लोगों ने दिया हो। तो जैसे मोदी जी ने 2014 में 15 लाख का जुमला एक फेंका था, उसी तरह नीतीश कुमार ने ये कहा कि जनगणना के आधार पर 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया दे देंगे, अभी तक किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया है। तो ये पहला मुद्दा है जिसको लेकर हम लोग बिहार के घर घर जाना चाहते हैं और जो इतना बड़ा विश्वासघात किया है इस सरकार ने, इनकी जो नीयत है उसको दिखाने समझाने के लिए लोगों से मिलकर एक ये आंदोलन का हिस्सा होगा।
दूसरा बिंदु है नीतीश कुमार जो 20 साल से राज कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा दलित महादलित समाज का वोट या उनका सपोर्ट है। 2008 में नीतीश कुमार ने एक योजना शुरू की जिसमें कहा गया कि जितने भूमिहीन दलित और अति पिछड़ा समाज के लोग हैं उनको 3 डिसमिल जमीन घर बनाने के लिए दिया जाएगा। उस समय का अनुमान था कि करीब 50 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको 3 डिसमिल जमीन घर बनाने के लिए दिया जाएगा। अभी सरकारी आंकड़ा जारी हुआ है जिसके मुताबिक पिछले 17 बरस में सिर्फ 2,34,000 परिवारों को ही 3 डिसमिल जमीन दिया गया। उसमें भी भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन ने कहा कि 2,34,000 में 1,20,000 परिवारों को सिर्फ जमीन कागज पर दिया गया, उनको जमीन अभी तक नहीं मिली है। और तीसरा मुद्दा है भूमि सर्वे का। जो ये भूमि का सर्वेक्षण चल रहा है, लैंड डिजिटाइजेशन का जो काम चल रहा है, ये सरकार के द्वारा, राजस्व विभाग के द्वारा समाज से धन उगाही का, पैसा उगाही का नया तरीका बन गया है। रसीद कटाने के नाम पर, वंशावली बनाने के नाम पर या दाखिल खारिज और जमाबंदी के नाम पर हर परिवार से 10, 20, 25, 50 हजार रुपया लिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जमीन का सर्वे होगा, इसका मालिकाना हक तय होगा, सब लैंड का रिकॉर्ड डिजिटाइज हो जाएगा। 5 वर्ष से योजना चल रही है, हजारों करोड़ रुपया वसूली हो गई और फरवरी में सरकार ने रिपोर्ट जारी किया है जिसमें बता रहे हैं कि सिर्फ 20% जमीन का ही अभी सर्वे का काम पूरा हुआ है। तो इन तीनों मुद्दों पर 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपया देने का जो वादा किया गया था उसका क्या हुआ? 50 लाख दलित अति पिछड़ा समाज, भूमिहीन परिवारों को जो 3 डिसमिल जमीन देनी थी उसका क्या हुआ? और जो भूमि सर्वे में धन उगाही भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पर इन तीनों मुद्दों को लेकर जन सुराज 11 तारीख से एक व्यापक जन अभियान शुरू कर रहा है, जिसके तहत हम लोग 1 करोड़ परिवार से हस्ताक्षर लेंगे। उस हस्ताक्षर को लेकर 11 जुलाई को हम लोग मुख्यमंत्री के पास मिलने जाएंगे और अगर मुख्यमंत्री नहीं मिले, बात नहीं सुनी, तो मानसून सत्र में जन सुराज अपनी पूरी ताकत से विधानसभा को घेरेगा ताकि विधानसभा में बैठकर किए गए वादों का पूरी तरीके से पर्दाफाश किया जा सके। तो ये जन सुराज का बड़ा अभियान है। इसके अलावा 20 मई से मैं स्वयं बिहार बदलाव यात्रा पर निकल रहा हूं, जिसके तहत सारण जिले के सिताब दियारा गांव से, जो जेपी का गांव है, वहां से हम लोग एक यात्रा शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बिहार बदलाव यात्रा। बिहार बदलाव इसलिए कि आज से 40-45 बरस पहले जो जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, व्यवस्था परिवर्तन की बात कही, आज तक न व्यवस्था परिवर्तन हुआ न कहीं कोई सुधार हुआ। और जेपी के स्वयंभू चेले, जो लोग अपने को जेपी का शिष्य होने का दावा करते हैं, उन्होंने जेपी के सिद्धांतों को ताक पर रखकर भ्रष्टाचार और वंशवाद से जुड़ी हुई सरकार चलाई है। तो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो, जेपी के सपनों को फिर से जागृत करके उसको पूरा किया जाए, उसके लिए मैं स्वयं जेपी के गांव सिताब दियारा से 20 मई को बिहार बदलाव यात्रा पर निकलूंगा। और उसमें लक्ष्य है कि 120 दिन में बिना घर वापस गए 120 दिन में 240 विधानसभा, उन विधानसभाओं के प्रखंड, गांव, पंचायत में जहां तक हो सके वो गाड़ी से पहुंचा जाए, लोगों को ये बात बताई जाए। तो ये 2 कार्यक्रम हैं। आज जो उद्घोष का कार्यक्रम था उसका मैंने आपको उद्देश्य बता दिया और आगे जो 2 कार्यक्रम जन सुराज के हैं उसके बारे में बता दिया। अब आपके जो अगर कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। मंच पर मेरे जो साथी बैठे हुए हैं, आप चाहे तो इनसे भी सवाल कर सकते हैं। बहुत सारे मुद्दों पर मेरे से इनकी समझ, इनकी जानकारी बहुत बेहतर है। तो मेरा आपसे सुझाव होगा कि अगर आपको कोई सवाल इनमें से किसी साथी से करना है तो इन साथियों से भी आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी पहलगांव में सर एक सवाल है जी। इस पे अभी बिहार सरकार, अभी मैं डीएम साहब के पास से आ रहा था, तो ब्लैक हॉलिडे की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहीं ये पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए? देखिए, कुछ मुद्दे हैं जिसको हम लोग को केंद्र सरकार के लिए छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ना चाहिए?
क्योंकि संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि अगर गांव का नाली गली नहीं बना है, गांव में राशन कार्ड कैसे बनेगा, इसकी जिम्मेवारी ग्राम सभा की है, मुखिया की है। अगर राज्य में पढ़ाई स्वास्थ्य का मामला है तो राज्य का मामला है, राज्य सरकार का, विधानसभा का मामला है। वैसे ही विदेश नीति, देश की सुरक्षा, ये केंद्र का मामला है। इसलिए अभी साल भर पहले देश की जनता ने केंद्र में एक सरकार चुनकर बैठाया है। वहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग हैं। देश की सदन देश की सुरक्षा के लिए जो भी निर्णय लेगी वो हम लोग को ऐसा लगता है कि वो देश के हित में होगा और देश से प्यार करने वाला हर व्यक्ति सदन के उस निर्णय में शामिल होगा। लेकिन सदन जो है वो सिर्फ सत्ता पक्ष का नहीं है, वो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का है। तो सदन में बैठे लोग, उनमें वो काबिलियत है, उनमें वो अनुभव है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश की जनता ने वोट के माध्यम से चुनकर उनको भेजा है। इसी के लिए तो भेजा है कि कल होकर अगर देश की आंतरिक सुरक्षा हो, बाह्य सुरक्षा हो, देश की विदेश नीति हो, इन विषयों पर जब निर्णय लेना हो तो वो निर्णय ले सके। और देश के नागरिक होने के नाते हम लोग सब उस निर्णय में शामिल हैं। जहां तक रह गई बात ब्लैकआउट वगैरह की, ये तो ऑपरेशनल चीजें हैं। प्रिपेयर्डनेस के लिए आप देखते हैं आपदा का प्रैक्टिस चलते रहता है। तो अगर इस तरह की कुछ प्रैक्टिस चल रही है तो उसको करने में नागरिक होने के नाते हम सबको उसमें कोऑपरेट करना चाहिए। ना उसका कोई राजनीतिक कारण है, ना उसको बनाया जाना चाहिए। जो नागरिक होने के नाते आपकी हमारी जिम्मेवारी है देश के प्रति, उसके प्रति सचेत रहना चाहिए। जो भी सरकार और सदन तय करेगी हम लोग उसके साथ खड़े होंगे, देश के साथ खड़े होंगे। सर, अभी आपने कहा कि 2 लाख रुपए की जो बात हुई थी 94,000 परिवार, 94 लाख परिवार जी, तो उनमें से पिछले साल जो है लगभग 15 या 20,000 लोगों को 2 लाख रुपए बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत दिया गया। और इस बार भी लगभग शायद 45 या 30,000 लोगों को काम आया था। बिल्कुल सरासर गलत है। जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी तक 2 बजट आया है और हम लोग भी इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आप जैसी बात बता रहे हैं वैसे सरकार भी आंकड़े पेश करेगी। दोनों बजट में जातीय जनगणना के बाद चिन्हित किए 94 लाख परिवारों को जो 2 लाख रुपया देना था, अभी तक एक भी परिवार को ये राशि नहीं मिली है। और इसका प्रमाण देने के लिए मैं स्वयं 11 तारीख को नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा जा रहा हूं, क्योंकि अगर 45,000 गांव में काम हुआ कि नहीं हुआ, नीतीश जी के गांव में तो जरूर हुआ होगा। तो मैं स्वयं जा रहा हूं 11 तारीख को कल्याण बिघा। यहाँ 35 वर्ष की राजनीति में किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि नीतीश जी के गांव में जाए और वहां जाकर घर घर यही तीनों सवाल पूछेंगे कि भाई तुमको 2 लाख रुपया मिला है, क्या तुमको 3 डिसमिल जमीन मिली, और क्या भूमि सर्वे में नीतीश कुमार के गांव में रहने वाले लोगों को घूस देना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। ये तीनों चीज की जानकारी 11 तारीख को लेने के लिए हम खुद जा रहे हैं कल्याण बिघा। और वहां करीब 2500 की आबादी है, 500 परिवार, 500 साढ़े 500 परिवार रहते हैं। हर परिवार के पास जाऊंगा और ये सवाल पूछूंगा। मीडिया के मित्र भी रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कल्याण बिघा में भी ये मिला कि नहीं मिला। अगर अररिया के किसी गांव में नहीं मिला तो सरकार कहेगी भाई अभी योजना का पैसा आ रहा है, लेकिन नीतीश बाबू के गांव में तो मिलना ही चाहिए। अगर अररिया के गांव में जमीन के दाखिल खारिज में पैसा लग रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं लेकिन सरकार नहीं सुन रही है, लेकिन क्या नीतीश बाबू के गांव में भ्रष्टाचार से लोग पीड़ित नहीं है? ये जानने के लिए ही कल्याण बिघा जा रहे हैं 11 तारीख को। सर, सीए एनआरसी पे आप पहले लीडर थे जिसने फ्रंट एंड पे आके ये बोला कि इसका कॉम्बो बहुत खतरनाक है और नीतीश कुमार को ये चीज इम्प्लीमेंट बिहार में नहीं होनी देनी चाहिए। तो अगर जन स्वराज की सरकार आती है तो वक्त पे लेकर क्या ऐसा प्रोविजन है जिसपे आप रोक लगा सकते हैं बिहार में एटलीस्ट? मेरे भाई, वक्त का जो कानून बनाया गया है, मैं मुसलमान भाइयों को इतना ही कहूँगा कि आपको बिल्कुल इस पर घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी भाजपा की जो सरकार है उसका नियत ये नहीं है कि वक्फ के जरिए आपको आपका जमीन लिया जाए या आपका सुधार किया जाए या वक्फ में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, ऐसा भाजपा दावा कर रही है। लेकिन उनको वक्फ से कोई लेना देना नहीं है। उनको विशुद्ध तौर पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी है, समाज को बांटना है। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने खुद दिया। सीए एनआरसी का जब कानून बना तो भाजपाइयों ने कहा
कि ये इसलिए लाया गया है कि बाहर से आए हुए मुस्लिम घुसपैठियों को हटाया जाएगा चिन्हित करके। जब लोगों ने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो कहा ना ना, जो हिंदू शरणार्थी बाहर रह रहे हैं बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, उनको बड़ा कष्ट हो रहा है, उनको यहाँ लाकर नागरिकता दी जाएगी। आप मुझे बताइए, पिछले 3 बरस से CA/NRC कानून लागू है, एक भी नाम बताइए कि किस मुस्लिम घुसपैठिए को यहाँ से निकाला गया, या उससे भी ज्यादा जरूरी किस हिंदू को अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से लाकर CA/NRC के तहत नागरिकता दी गई। आपने ना प्रधानमंत्री के मुंह से ये बात सुनी होगी, ना अमित शाह का कोई वक्तव्य सुना होगा, ना सदन में इसकी चर्चा हो रही है। कानून बना, हिंदू मुसलमान की लड़ाई हुई, बंगाल में चुनाव लड़ा गया, अब वो कानून गया ठंडे बस्ते में, अब नया कानून लेकर आ गए। भाई हर 6-8 महीने पर 2014 से लेकर अभी तक हर 6-8 महीने पर कोई ना कोई एक ऐसा कानून, ऐसा कदम उठाती है सरकार जिससे हिंदू मुसलमान के बीच की लड़ाई, उनमें वाद विवाद खाई बढ़ती रहे। उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र है, किसी के बाप का देश नहीं है। आप अपने सही नेताओं का चुनाव करें, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कानून गलत है तो लागू नहीं होगा, और अगर कानून तो बहुत बना हुआ है, कानून तो राइट टू एजुकेशन बना हुआ है कि सभी के बच्चों को पढ़ाई की सुविधा मिलनी चाहिए, किसी के बच्चे को मिल रही है पढ़ाई की सुविधा। कानून बनने से घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि मुस्लिम समाज सजग हो, ऐसे राजनीतिक नेतृत्व का चुनाव करे जो उनके और उनके बच्चों के पढ़ाई और रोजगार की चिंता करे। सिर्फ भाजपा का डर दिखाकर उनको लालटेन में किरासन तेल बनाकर न जलाता रहे। आपकी पार्टी का स्टैंड साफ है कि वक्फ बिल का आप जो है बिल्कुल उसके विरोध में है। एक बार नहीं 100 बार बोल चुके हैं, लेकिन आप लोग वक्त कर बार बार चर्चा करके मुस्लिम समाज का नुकसान कर रहे हैं। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि कानून अगर बन भी गया तो भी जमीन पर कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि भाजपा को कुछ करना नहीं है। आप लोग जितना सवाल पूछिएगा, भाजपा यही चाहती है कि ये चर्चा चलती रहे, मुसलमान और हिंदुओं के बीच में लड़ाई चलता रहे। सर ये सवाल है कि ये जो वक्फ बिल है ये पास होने से सिर्फ हिंदुओं को नुकसान है या फिर मुस्लिम को नुकसान? किसी को नुकसान नहीं है, क्योंकि इस कानून के जरिए भाजपा कुछ नहीं कर सकती है। ये राज्य सरकार का मामला है, जो जमीन का मामला है, राजस्व का मामला है, ज्यादातर जगहों पर वो राज्य सरकार का मामला है। आप लोग क्यों घबरा रहे हैं? बेकार समाज को डरवा रहे हैं आप लोग। मैंने आपको पहले एग्जाम्पल देकर बता दिया कि CA/NRC के तहत किसको अभी यहाँ देश से निकाला गया। CA/NRC के तहत कितने लोग अररिया, पूर्णिया से, किशनगंज से निकाले गए हैं बताइए। अरे भैया, इनका कोई हिम्मत नहीं है। ये खाली कानून बनाते हैं इसलिए कि आप डरिए और डर के आपस में चर्चा करते रहिए। अब आप लोग भी वक्फ किए जा रहे हैं, और कोई आके खड़ा होके वक्फ के खिलाफ बोलेगा, मुसलमान लोग समझेंगे कि यही हमारा नया रहनुमा है। बिल्कुल इस कानून पर कोई बात करने की जरूरत नहीं है। केंद्र में उनकी बहुमत, उन्होंने सरकार कानून बना दिया। ये राज्य सरकार का मामला है, राज्य में बढ़िया सरकार रहेगी, आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो मेरा नाम शुभम कुमार है, मैं पब्लिक न्यूज 24 बिहार से। जिस तरीके से राजद के जो सुप्रीमो हैं तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं कि आप भाजपा की बी पार्टी हैं, जिस तरीके से अभी तक अररिया में आपने जनसभा किए हैं या इफ्तार पार्टी किए हैं, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम और यादव को रिझाने के लिए किया है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? मतलब तेजस्वी यादव की क्या पहचान है भैया? तेजस्वी यादव हमको कौन है सर्टिफिकेट देने वाले? तेजस्वी यादव हमको सर्टिफिकेट देने वाले कब से बन गए? भाई तेजस्वी यादव तो मुसलमानों के रहनुमा हैं। पिछले 30-35 साल से मुसलमान तेजस्वी यादव और उनके पिताजी के पार्टी को वोट देता रहा है। तो फिर सीमांचल के कितने मुसलमानों के बच्चे आज पढ़ लिख कर होशियार हो गए? सीमांचल के मुसलमानों की स्थिति आज इतनी खराब क्यों है? आप बताइए कि सीमांचल के मुसलमान, हर मुसलमान परिवार से बच्चे क्यों 10,000 रुपए की मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं? तेजस्वी यादव को, लालू यादव को किसने रोका था कि यहाँ मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटी बना देते, पढ़ाई की व्यवस्था कर देते? जो लालू जी 15 साल रहे मुख्यमंत्री, उनके लड़के 3 बरस रहे उप मुख्यमंत्री, सीमांचल में मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या किया है ये बता दीजिए। कितने उनके विधायक बने हैं मुसलमानों के, ये बता दो। यहीं पर कटिहार एक जिला है, आप अभी
कितने दिन से पत्रकारिता करते हमको नहीं मालूम है, लेकिन पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मुस्लिम कटिहार जिला में रहते हैं। संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की कटिहार में है। पिछले 30 वर्ष में बिहार के उस डिस्ट्रिक्ट में जहां पर सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, आरजेडी ने, राजद ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। अगर दिया होगा तो लाके हमको दिखा दीजिएगा। आप कहते हैं कि भाई मुसलमान को खाली भाजपा का डर दिखाकर यहां बैठे हुए मुसलमानों को भी ये खुली चुनौती दे रहा हूं। कटिहार जैसे जिले में जहां मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी रहती है, आज तक राजद ने पिछले 30 वर्ष में किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। और आप मुसलमानों की हकदारी की बात करते हैं। तो भाई विकास तुमने किया नहीं, भागीदारी तुमने दी नहीं, और ये सारे सीटों पर भाजपा वाले जीते हैं सो अलग। तो मुसलमान कब तक लालटेन में किरासन तेल बनकर जलता रहेगा? भाई मुसलमानों को भी हक है अपना नया रास्ता बनाना। जरूरी नहीं है कि आप जनसुराज को चुनिए, बिल्कुल ये जरूरी नहीं है। आप लोकतंत्र को जिंदा कीजिए। मुसलमानों से मैं इतना ही अपील करूंगा कि आप राजनीतिक बंधुआ मजदूर मत बनिए, जहां लोग जानते हैं कि सब जाएगा कहां। आपको जनसुराज नहीं पसंद है, किसी निर्दलीय को दीजिए, लेकिन अगर किसी का बंधुआ मजदूरी करते रहिएगा तो कभी भी आपके इलाके में, आपके बच्चों के लिए, आपके समाज का भला नहीं होगा। सर आप सीमांचल में है, यहाँ अररिया में आपके लिए बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन तो है, क्योंकि आप नई पार्टी है, लोग उम्मीद की तरह देख रहे हैं। 3 कैंडिडेट आपके पीछे हैं। सर कैंडिडेट का अगर निर्णय कब तक होगा? अली रिजा साहब है, फैसल साहब है, फरद मैम को मैं देख पा रहा हूँ। कैंडिडेट कौन है ये तो यहाँ की जनता बताएगी। आप भी यहाँ के रहते तो आप भी एक वोट दीजिए इनके पक्ष में, क्योंकि जनसुराज कोई राजद तो है नहीं जहाँ पर पैसा लेके जाइएगा झोला में और टिकट मिल जाएगा, ऐसा लोग कहते हैं। यहाँ पर तो यही उपाय है कि जनसुराज एकमात्र ऐसा दल है जो कह रहा है कि संभावित प्रत्याशी अपना नाम, बैनर, पोस्टर, प्रोग्राम क्षेत्र में लगाए, क्षेत्र में लगाकर घूमे, काम करे, और तब 4 महीना जनसुराज के लोग ये बात का अध्ययन करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि बताओ जितने संभावित प्रत्याशी है इसमें सबसे बेहतर कौन है। जिसको जनता चुन देगी वही जनसुराज का उम्मीदवार है। अच्छा सर, आप सीमांचल में हैं और कल जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, उन्होंने भी कहा कि 4 के बदले में हम 24 लेकर के आएंगे। आप मुस्लिम बहुल इलाके में हैं, आपको कितना चैलेंजिंग लगता है? हम बिहार के उस इलाके में हैं जो इस राज्य का सबसे पिछड़ा इलाका है। हम मुस्लिम इलाका और हिंदू इलाका नहीं देखते हैं। अगर जिन बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है, वो हिंदू हो या मुसलमान, वो बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है। अगर बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है तो हिंदू हो या मुसलमान, वो बच्चों की पढ़ने की सुविधा नहीं है। जो बच्चे यहाँ से बॉम्बे और दिल्ली और गुजरात जाकर मजदूरी कर रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान नहीं है, वो बिहारी मजदूर हैं जो ट्रेन में जानवर की तरह बैठ कर जाते हैं और 10-12 हजार रुपया के लिए अपना हड्डी गला रहे हैं। वो जाति और धर्म की बात नहीं है। सीमांचल बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका है, सबसे ज्यादा गरीबी और पलायन वाला इलाका है। जनसुराज का संकल्प है पलायन को रोकना। 1 साल के अंदर कोई भी लड़का, किसी भी परिवार का लड़का 10-12 हजार रुपए के लिए मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा। ये जनसुराज का संकल्प है और उससे सबसे बड़ा फायदा सीमांचल के लोगों को होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पलायन सीमांचल से हो रहा है। सर एक सवाल, आपने कहा था कि पीके यूथ क्लब के मार्फत से जो पाठशाला खुलनी थी, बिहार में कुल कितने पाठशाला खुला है? पीके यूथ क्लब के जरिए 1 लाख यूथ क्लब खोलने की परियोजना शुरू की गई, जिसमें यह कहा गया कि वो बच्चे जो राजनीति करना चाहते हैं, पाठशाला खोलने के लिए पीके यूथ क्लब नहीं बना है, जो लोग राजनीति करना चाहते हैं, जिनके पिताजी विधायक मंत्री नहीं हैं, जिनके बाबूजी बहुत पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन वो बच्चे राजनीति करना चाहते हैं, खासकर पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसके जरिए अपनी पहचान बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो लोग क्लब के जरिए जनसुराज से जुड़ेंगे और उनको ये सुविधा दी जाएगी कि अगर वो चाहें तो अपने इलाके में गरीब बच्चों के पढ़ाने की व्यवस्था कर सकते हैं, हेल्थ कैंप लगवा सकते हैं, लोगों को राशन कार्ड दिलवा सकते हैं। कुल 22,000 क्लब बिहार में खुले हुए हैं और 26 के चुनाव के लिए करीब 8,500 बच्चों ने अपना आवेदन रजिस्ट्रेशन पूरा किया है, जिनको जनसुराज की ओर से प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार की सामग्री
और सुझाव, चुनाव लड़ने का तरीका ये बताया जा रहा है। अभी 5 दिन पहले भी मैंने एक कार्यशाला आयोजित की थी जिसमें 800 से ज़्यादा ऐसे बच्चे जो अगली बार मुखिया, सरपंच, वार्ड का चुनाव लड़ना चाहते हैं वो जन सुराज से जुड़कर वो काम कर रहे हैं। पाठशाला खोलना और नहीं खोलना ये उनकी मर्जी है कि उनके पंचायत के क्षेत्र में वो पाठशाला खोलना चाहते हैं कि वहाँ पर राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं। जो भी लोकल मुद्दे हैं उस पर जो समाज की मदद करना चाहते हैं उसमें जन सुराज उनकी मदद करता है। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।